गृह क्रांति, कल से हम लोग बात कर रहे हैं और हमारा गृह क्रांति के साथ हमने एक स्लोगन डाला है, आओ। आओ मीन्स अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आप आओ का मेंबर बनो और घर का अधिकार लो। आओ घर का अधिकार लो मीन्स बिकम ए मेंबर ऑफ आओ, फ्री मेंबरशिप, and you will be entitled to get the house. You take the right of the housing, right to house. So this is our slogan. Second slogan हमने ये किया है, आओ, जैसा पीएम का पीएम जन धन योजना है, हमने उसको आओ जन घर योजना। तो आप आओ का मेंबर बनो और घर का योजना आप कर सकते हो। सो इस तरह का हमारा स्लोगन है जिसको हमने गृह क्रांति बताया। और ये गृह क्रांति क्या है, एक थोड़ा सा संक्षिप्त में, बिकॉज आई कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ न्यू फेसेस, सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू दिस। सी, घर लेना इतना आसान नहीं है। कॉस्ट ऑफ द लैंड है, फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग यूनिट है, ये बहुत है। तो कहावत भी है, घर करके देखो और शादी भी करके देखो। ये बहुत बड़ा पहाड़, मतलब एक पहलू है लोगों का ज़िंदगी में। तो जब आप घर लेते हो, आपका ज़मीन का कीमत इतना बड़ा रहता है और अदर कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल बहुत कम रहता है, फिर भी ज़मीन मिलता नहीं है। तो इसके लिए घर करना इतना आसान मुंबई में या उसके आजू बाजू में नहीं हो सकता। तो हमने एक सर्वे किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट ये कहती है कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1.83 करोड़ हाउसेस आर रिक्वायर्ड इन अर्बन एरिया। 4041 सिटी में 1.83 करोड़ शॉर्टेज है। दूसरा 6 लाख विलेज है जहां आपको लगभग 29 स्टेट से 7 यूनियन टेरिटरी है, उधर लगभग आपको 4.35 करोड़ का घर का रिक्वायरमेंट है। सब मिला के लगभग 6.18 करोड़ हाउसेस आर रिक्वायर्ड, विच इज इफ यू लुक एट इट, सो 21 घर में 4 आदमी रहते हैं, इसका मतलब 24 करोड़ पीपल रिक्वायर हाउस। 24 करोड़ का मतलब है 20% लोग। 125 करोड़ पब्लिक है, उसमें से 25 करोड़ बताएंगे तो 20% लोग। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 20%, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटम ऑफ द, बिकॉज मोर देन 40-50% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। मैं तो उससे नीचे बता रहा हूँ। तो इनका घर कैसे है स्लम में? आज मुंबई में 50% स्लम है, इनको शॉर्टेज ऑफ घर बताया जाता है। जो एक टेंट बना के गांव में रहते हैं, जो झोपड़ा बना के रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि घर का सुविधा नहीं है, जिनका टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे घर 20% हिंदुस्तान में लोगों के पास नहीं है और उनको घर देने की हम सपना देख रहे हैं और हकीकत में भी हमने बदल दिया। तो 95% ऑफ जो शॉर्टेज है दैट इज द पीपल हु हैव गॉट लेस देन 1 लाख इनकम, जिसका इनकम साल महीने का 8,333, और दूसरा है जिनका इनकम 16,000 का नीचे है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी मच पुअर पीपल। अभी आते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड मिनी स्कीम, जैसा सुभाष आवटे जी ने भी बताया। आपको जानकारी चाहिए, जब तक आपके पास जानकारी नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम लाया। कितने लोगों को मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2008 में एक जीआर निकाला, आज लगभग 7 साल हो गया। वो जीआर में क्या है, 1,25,000 हाउसेस विल बी प्रोवाइडेड एंड देयर वाज ए बजट एलोकेशन। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो छूट देंगे। जिसका घर का कीमत 2 लाख का नीचे है, विलेज एरिया में है तो 1 लाख का नीचे, 10% ब्याज में छूट देंगे। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, गया 6-7 साल में कितने, 8 साल में कितने घर बनाए मालूम है ये स्कीम में? 1,25,000 घर का स्कीम है, अनाउंस हुआ है। सिर्फ 28,000 लोगों को ये अनुदान मिला है, बाकी का अनुदान लैप्स हो गया। मतलब गलतियां किधर है? गलतियां ये है कि लोगों को इसका जानकारी नहीं है। आपको ये पता नहीं होगा, यदि आप 5 लाख का नीचे घर लेते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जहां 1,000 करोड़ का कॉर्पस बनाया है और आपको 5 लाख तक का घर का आप लोन लेते हो, आपको 85% तक गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। देयर इज ए गारंटी ट्रस्ट फंड, और आपको 5%, यदि 5 लाख के नीचे आप घर का लोन लेते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5% इंटरेस्ट में छूट देता है। ऐसे बहुत सारा स्कीम है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। हम ये लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। जब एमनेस्टी स्कीम आता है, हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया। सर, मेरे ऑफिस में बहुत सारा कॉर्पोरेट आए, बोले कि आपको गवर्नमेंट का जो स्कीम है पब्लिक करने के लिए किसने बताया?
और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मैंने बताया ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्कीम है, यदि मैं लोगों को जानकारी देता हूं मैंने क्या गुनाह किया, मैंने बुकलेट किया, मैगजीन में इंफॉर्मेशन दिया, सेमिनार करता हूं, नहीं आप कर नहीं सकते हो। ऐसा 2-3 कॉर्पोरेटर ने मुझे आके दम दाटी दिया, आप लोगों को घबराहट कह रहा हो। मैं लगा घबराहट किधर का कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं यदि आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरते हो आपका डॉक्यूमेंट इलीगल है, इतना ही मैं बता रहा हूं। ये मैंने लिखा है और गवर्नमेंट का सेक्शन 34 बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में है। लेकिन ऐसे दमदाटी भी हमें सोशल वर्कर को आता है। ये नहीं हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द स्कीम, वो हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है 2022 तक, इसके पहले हमने सपना देखा है 2010 में हमारा इंस्टीट्यूशन स्थापन हुआ है और 2022 तक हर एक को घर देने का उन्होंने बताया। वो तो अपना लेक्चर देंगे, हमारा एक विश बताएंगे, लेकिन आखिर में ये सब करना किसको है? जनता को। तो इसके लिए जन का एक सम्मेलन होना, ग्रुप हाउसिंग होना बहुत जरूरी है, उसके लिए संगठित होना भी जरूरी है। इसके लिए हमने अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 2010 को, देखो हर दिन का महत्व रहता है। आज वर्ल्ड कप है, मुझे हमारा कमेटी में 15 दिन लगा, वेदर व्हेन देयर इज ए इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच, मैंने हमारे गेस्ट लोगों को भी पूछा, आउटेज सर को, हर एक को पूछा, सर आज वर्ल्ड कप है आप आएंगे? बोलते वर्ल्ड कप जिसको देखना है उनको देखने दो, मेरा पास नॉलेज है लोगों को देना चाहता हूं। और प्रभु साहब कोई नहीं आया, आप और हम बैठ के डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट इज ए स्पिरिट। एंड हर आदमी, मतलब अमित जी ने भी वही बताया, विनोद संपत ने भी बताया, कल वैलेंटाइन डे, क्योंकि हर दिन का महत्व है। वैलेंटाइन डे का दिन में हमने क्या किया? वैलेंटाइन दिन में मतलब प्यार मोहब्बत का दिन है, प्यार मोहब्बत के दिन को हमने पकड़ के ये किया। 15 अगस्त को हमने इनॉग्रेशन किया जस्टिस कोचर को बुला के, क्यों? क्योंकि 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। तो उसी तरह से 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐलान किया हर एक को घर देने का। उसके बाद हमारा पर्पस क्या है? इस अफोर्डेबल हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है, टू एम्पावर एवरी सिटीजन हु हैज बिकम आवर मेंबर टू ओन द हाउस। आप हमारा मेंबर बनिए, मुफ्त का मेंबरशिप है, मेंबर बनिए और घर का आप सपना देखिए, सपना देखने के बाद वो साकार करना काम हमारा है, मतलब इंप्लीमेंट करके देना काम हमारा है। आपके साथ हमारा अक्का पैनल कमिटी खड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी खड़ी है। इस तरह से कल प्रकाश भाई मेहता जो आए थे उन्होंने भी ऐलान किया, मतलब अक्का शासन आपके पीछे है। आप ये जो काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, जो अच्छा काम करते हैं उसके साथ शासन को भी जोड़ना है, ऐसे उन्होंने बताया। तो इसके लिए ये हर सिटीजन को घर जो नहीं बन सकता है वो कैसा हो सकता है, उसके लिए हम सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल, जब मैं बोलता हूँ सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल, इसका मतलब ये है आपका खुद का पैसे से होगा, आपको कोई अनुदान नहीं मिलेगा। आप ये सपना देखेंगे, मेंबरशिप उधर लिया, फ्री मेंबरशिप है और स्लम वाले को जैसा फ्री घर मिलता है वैसा हम आपको फ्री घर देंगे, वो सपना आप मत देखिए। आप उसको काम भी करना होगा, आपको हम फंडिंग का अरेंजमेंट करके देंगे, उस फंड को आपको ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स रीपे करना है एट द रेट ऑफ 9.6%। सो एज डिक्लेयर्ड वर्क अंडर, हम जो काम करने वाले हैं ये जो संस्था अंडर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहता हूँ 1 ही मिनट में। जब मैंने मेरा काम शुरू किया लर्निंग एंड अर्निंग, मैंने 300 में हाउसिंग सोसाइटी का अकाउंट्स लिख के मेरा काम शुरू किया। इस हाउसिंग सोसाइटी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया गया 25-30 साल में। आई वॉज डूइंग लाइट कॉलेज एंड डे टाइम में मैं सोसाइटी के अकाउंट्स लिखता था। उस तरह से मैंने एक ज़िंदगी शुरू किया और इस हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव मूवमेंट ने इतना मुझे दिया है। तो आज मेरा 50वां साल है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव बैक टू दी सोसाइटी, इट कैन बी। तो ये प्रिंसिपल में 7 प्रिंसिपल्स है। आप गृह क्रांति का लोगो देखेंगे, आप लोगो देखिए 7 कलर का है। 7 कलर क्या है? रेनबो कलर है और इसमें 7 प्रिंसिपल है। मैं क्विकली बोलना चाहूँगा, वॉलंटरी मेंबरशिप, बराबर है, ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप। दूसरा प्रिंसिपल है आपका डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तीसरा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। चौथा है आपको डेमोक्रेटिक कंट्रोल होने के बाद चौथा प्रिंसिपल्स आता है इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। 5वां प्रिंसिपल्स है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 6th प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड कंसर्न फॉर द कम्युनिटी एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव अमंग कॉर्पोरेशंस। सो ये 7 प्रिंसिपल को लेके हम चल रहे हैं। जहाँ इकोनॉमिकली वीकर पीपल को यदि लागना है तो कोऑपरेटिव से ही होता है। तो इसका 4-5 स्टेप है, मैं बताना चाहूँगा। पहला, आपको मेंबर बनना है। मेंबरशिप फ्री है,
मेंबरशिप फॉर्म आपको हमारा वेबसाइट से मिलेगा, आप मेंबरशिप फॉर्म भरिए, आपको मेंबर बन जाएंगे। दूसरा, हम आपका मेंबर बनने के बाद हमारा होम लोन कंसल्टेंट आपका घर में आएंगे। आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं दिया, लेकिन आपने एक फॉर्म भर के एक एक्शन लिया, तो हम मेंबरशिप देते हैं। उसके बाद हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा दूसरा छोटा मोटा आदमी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका जो असिस्टेंट है वो आपका घर में आएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो एक 5-6 पेज का रिपोर्ट देंगे कि आपको कितना इनकम है, कितना सेविंग है, आपका कितना लोन मिल सकता है। तो इस तरह से आपको होम लोन कंसल्टेंट एक रिपोर्ट देगा, उसमें यह बताया जाएगा कि आपका मान लीजिए 2000 का बचत है, सेविंग करते हो, आपको 2 लाख का लोन मिलेगा, मतलब यू आर एंटाइटल फॉर 2 लाख लोन, देयरफॉर यू आर एंटाइटल फॉर 2 लाख हाउस, 2 लाख रुपीस का घर। यदि आप बचत 5000 करते हो तो आपको 5 लाख का घर मिलेगा। यदि आप 5000 भाड़ा भर रहे हो और 5000 आप बचत कर रहे हो, इसका मतलब 10,000 का आप हफ्ता भर सकते हो, इसके लिए आपको 10 लाख का घर मिलेगा। क्योंकि मोटा मोटा 1 लाख का आप लोन लेते हो, 20 साल में पेमेंट करते हो, 1000 का आपको हफ्ता आता है। इस तरह से वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये रिपोर्ट देगा, उसके बाद वो रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। तीसरा है, एक बार आपको हमने रिपोर्ट दिया, आप 10 लाख का घर का लेने का एंटाइटलमेंट हो, हमारा आपको रिक्वेस्ट है, आप जो है 1% उस 10 लाख का 1% फिक्स डिपॉजिट आपका बैंक में करो। आपका कैनरा बैंक है उधर करो, सारस्वत बैंक है उधर करो, आपका कौन सा बैंक है उधर आप फिक्स डिपॉजिट करो, आपके नाम से करो। और उसके बाद, क्योंकि सुभाष आवटे जी, जस्टिस कोचर जब मुझे पूछ रहे थे पैसे का व्यवहार कैसा होगा, तो इसके लिए हमें बहुत, जब वो एडवाइज़र है तो एडवाइस ऐसा देते हैं कि आप कोई भी क्रिमिनल एक्शन में मत पड़ो, कोई भी जुडिशियरी का प्रॉब्लम में मत आओ। जैसे विनोद संपत जी भी बहुत बार बोलते हैं कि आपको आरटीआई आएगा, ये आएगा, वो आएगा, यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर आदमी को आप मदद करते हो, वो मदद भी हमारे लिए कभी कभी बहुत फांसी का फंदा हो सकता है। इसके लिए तो जानबूझ के हमने ये देखा कि हम कोई भी पैसा नहीं लेना चाहते, और इसके लिए 1% एफडी भी आपके नाम से, उसका इंटरेस्ट भी आपको आएगा, सब आपको आएगा। आप 6 महीने का एफडी करो, 1 साल का एफडी करो, 2 साल का एफडी करो, और आपके नाम से आपका बैंक में करो। उसके बाद आप उसका जेरॉक्स हमें दो। दूसरा हम रिक्वेस्ट आपको ये करते हैं कि आप रीपेमेंट कैपेसिटी, बहुत लोगों के पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, छोटे छोटे लोग हैं, वेटर्स है, कई जगह में स्वीपर्स है, कई जगह में मेड सर्वेंट है, हम उनको बोलते हैं कि एक आरडी अकाउंट ओपन करो। आपने 5000 भाड़ा तो दे रहे हैं और 5000 आप बोलते हैं सेविंग हो सकता है, तो 5000 का एक आरडी अकाउंट ओपन करो, उसका दोनों को जेरॉक्स हमें दो। उससे क्या होगा, आपको जब घर लेना है, आपका 10,000 तो 10 लाख का घर के लिए 10,000 तो आपने एफडी बना दिया, फिर जो 20% चाहिए उसका आप थोड़ा सा अपना आरडी में जमा होते जाएगा, उसका ब्याज भी आपको मिलेगा। यदि आपको जरूरी है आरडी आप खोल दो, बट एफडी मत तोड़ो। एफडी के ऊपर चाहिए तो लोन ले लो, बट एफडी मत तोड़ो, क्योंकि एफडी जिस दिन आप बनाओगे उस दिन आपने इच्छा दिखाया और उसी दिन विल बी ट्रीटेड एज द सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी कंप्यूटर नहीं तय करेगा किसको पहला घर मिलेगा, जिन्होंने पहला एफडी किया उसको पहला घर मिलेगा। इसके लिए उसको एफडी नहीं तोड़ना है, लेकिन आरडी का पासबुक वो हमें दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 लाख का मकान लेने वाले, मान लीजिए 25 लोग हमारे साथ आए, 50 लोग हमारे साथ आए, उनका हम ग्रुप बनाते हैं, हमारा ऑफिस में बुलाते हैं। हमारा होम लोन कंसल्टेंट जिन्होंने उनको कंसल्ट किया, उनको फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, पीएमसी है, उनको बताते हैं कि भाई साहब 10 लाख में 300 फुट का पनवेल में आपको घर मिल सकता है, 3 लाख का मतलब 10 लाख के अंदर आपको विरार में मिल सकता है, आपको पालघर में मिल सकता है। इस तरह से 5-6 लोकेशन उनको बताया जाएगा। फिर वो अपना प्रीफरेंस बोलेंगे, मुझे पनवेल चलेगा, मुझे कपोली चलेगा, मुझे अंधेरी चलेगा, जिधर भी आपका लोकेशन चाहिए, जो आपका आमदनी से हमारा जो गाइड करेंगे उस हिसाब से आपको डिमांड सर्वे फॉर्म, जैसे हमने बताया, आवर फॉर्म्स ग्रुप ए मेंबर हु रिक्वायर अ हाउस एट ए पर्टिकुलर बजट एंड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। आप 10 लाख का घर, देखिए हम कोई प्रोजेक्ट बेच नहीं रहे, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपको मेंबर बना के आप कितना बचत कर सकते हो, कितना सेविंग कर सकते हो, कितने का घर ले सकते हो और किधर ले सकते हो, हम गाइड करते हैं। उस हिसाब से 20 के ऊपर एक लोकेशन के लिए हमें 20 आदमी मिला, तो फिर हम क्या करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, मीटिंग बनाते हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अपॉइंट करते हैं। जैसा हमारा करजत प्रोजेक्ट के लिए हमने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अपॉइंट किया है, गुरु पूजा हाउसिंग डेवलपर्स लिमिटेड, मिस्टर गुरुदास कामत उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो वो खुद का धंधा करते थे, एलआईसी एजेंसी भी करते हैं और एडवाइज़र भी हैं, तो इस हिसाब से उन्हें हमने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी किया। उसके साथ एक बड़ा बिल्डर भी है जो
25-30 साल से बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, अशरफ करमाली, और 1-2 डायरेक्टर हो रहे हैं। तो इस तरह से उनको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी करके अपॉइंट किया है। तो वो करजत का जगह देखा, टाइटल डॉक्यूमेंट लिया, किस तरह से हो सकता है, लोगों को ग्रुप में डिस्कस हुआ। उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या करती है, उस एरिया का, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनको बनाया, करजत के लिए हमें 10 लोगों के ऊपर मिला, तो हम करजत में कौन सा बिल्डर है, क्या है, कौन बना सकता है, वो तय होगा। उसके बाद MOU बनेगा। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज लाइक ए सोल सेलिंग एजेंसी। वो सब 10, 20, 25 फ्लैट जो हमारा मेंबर को चाहिए, उसका एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रिस्क ले रहा है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और बिल्डर का बीच में एग्रीमेंट होता है। अभी तक मेंबर को हमने इन्वॉल्व नहीं किया, मेंबर से कोई पैसा नहीं लिया। उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल पे द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द बिल्डर। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना जेब से पैसा उधर देगा, प्लान पास करके लेगा, क्योंकि बिल्डर क्या बोलता है, यदि प्लान पास होना है, यदि ज़मीन लेना है, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि वो बिना पैसे का तो बिल्डर काम नहीं करेगा। आप सोशल वर्क करिए, लेकिन हम सोशल वर्क नहीं करते, वी विल क्रिएट एंड वी विल गिव यू। तो इसके लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का ये काम है, उनको पेमेंट देना, उनका ज़मीन उनको लेना, टाइटल वेरीफाई करना, और उसके बाद सोल सेलिंग एजेंसी का काम वो करेगा। आओ, उसके बाद इनका एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट दिया, प्लान पास हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आओ अपना लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं। हमारे आओ इस प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर अरुण बेनकड़े, एडवोकेट अरुण बेनकड़े को हमने अपॉइंट किया, SR लीगल एसोसिएट्स का जो प्रमुख है। तो SR लीगल एसोसिएट ने करजत का प्रोजेक्ट जो है उसको वेरीफाई किया, उस हिसाब से उन्होंने सर्टिफाई दिया, पेपर नोटिस होता है, सब कुछ होता है, सर्च होती है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अलग है, क्योंकि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी बिल्डर से MOU किया है। यदि कल इसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी के ऊपर हम भरोसा रखेगा, तो आम आदमी को जो घर देने का हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। इसके लिए हमने क्या किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अलग से जो सुपरविजन कंट्रोल करेगा उनको भी अपॉइंट किया। मिडास कंसल्टेंट हमने अपॉइंट किया है, वो आप सब देख सकते हैं। उसमें 2 आर्किटेक्ट है, 2 इंजीनियर्स है, और उधर का एक इंजीनियर उस साइट में सुपरविजन करेगा। मिडास कंसल्टेंट्स उनको हमने अपॉइंट किया, जहां अभिजीत उदानी हु इज इंजीनियर, देन मिस्टर कुलेश त्रिवेदी एंड अदर्स आर देयर आर 4 पार्टनर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अभी तक मेंबर ने कोई पैसा नहीं दिया है। हमने SR लीगल एसोसिएट अपॉइंट किया, वेरीफाई हो गया, हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गया, हमारा PMC अपॉइंट हो गया। उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट लेते हैं और HDFC जैसे बैंक में उस प्रोजेक्ट के अप्रूव करके लेते हैं, क्योंकि SR लीगल एसोसिएट हमारा लीगल एसोसिएट्स है, उन्होंने टाइटल दिया, लेकिन क्या 80% उनको लोन मिलता है? तो करजत का प्रोजेक्ट को हमने किधर अप्रूव करके लिया? HDFC से। इसके लिए आपको HDFC का स्टॉल नीचे दिखेगा। HDFC हैज अप्रूव्ड दैट फॉर गिविंग 80 to 90% लोन, 90 तक लोन वो आपको करजत का प्लॉट में HDFC से मिलता है, जो 10.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसका मतलब प्रोजेक्ट को 2 एजेंसी ने अभी तक अप्रूव किया है। तीसरा एजेंसी उसको जो अप्रूव करता है वो है हमारा सेम विल बी ऑल्सो अप्रूव बाय क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक और फाइनेंस कंपनी। अनगा स्वागत फाइनेंस कंपनी, जिसका जनरल मैनेजर मिस्टर आत्माराम चौधरी इधर हैं, तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। अभी अप्रूव किसके लिए किया? 80% लोन जो है HDFC दे रही है, और दूसरा स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दे रही है, जिसका चेयरमैन इधर उपलब्ध है, हरनल साहब जरा ऊपर। हरनल साहब इज Indian representative for Royal Institute of Chartered Surveyor, which is a UCO based company. He is retired as a NABARD Chief General Manager. Now he is advisor to RBI and also NABARD. He is advisor to NABARD and RBI. He is a government certified valuer. तो ऐसे आदमी हमारा हाउसिंग फाइनेंस का चेयरमैन है, और वो उनको भी अप्रूव किया है। HDFC ने भी अप्रूव किया है, PNB हाउसिंग ने अप्रूव किया है, और अपना इन्होंने भी अप्रूव किया है स्वागत हाउसिंग 80%, और 19% के लिए अनगा स्वागत उन्होंने अप्रूव किया है। मतलब अभी क्या हुआ, आप 1% FD किया है, आपको 99% कर्जा उस फ्लैट के ऊपर हम दिला रहे। और अनगा स्वागत जो है वो सेकंड चार्ज लेगा फ्लैट का, और फर्स्ट चार्ज जो है वो रहेगा उस इंस्टीट्यूशन जो 80% लोन दे रहा है। तो इस तरह का अरेंजमेंट है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अभी तक मेंबर ने कोई पैसा नहीं दिया, ये सब अप्रूवल हमारे आवो करती है। उसके बाद हम साइट में स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन किसको? जिस मेंबर ने करजत के लिए इंटरेस्ट दिखाया, उनका मीटिंग साइट में बुलाते हैं, तब तक उनका अप्रूवल प्लान है,
कमेंसमेंट हो जाता है और सब तीन एजेंसी ने उसको अप्रूव किया है। उधर हम प्री लॉन्चिंग करते हैं। करजत का प्री लॉन्चिंग हमने 14 जनवरी 2015 जो वसंत पंचमी का दिन है, और 26, 24, 25, 26 जनवरी इसके लिए रखा। ओबामा इधर आ रहा है, हमारा गणतंत्र दिन सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए तो हमने 26 जनवरी तक 3 दिन हमने प्री लॉन्चिंग रखा, जहाँ लोगों ने फ्लैट देखा, बिल्डिंग कमेंसमेंट देखा, उसके बाद फ्लैट बुक किया। सो प्री लॉन्चिंग होता है साइट पर, और उसमें फिर हम मार्जिन मनी, फिर उस बोरोवर को हम किधर लेके जाते हैं, मार्जिन मनी जो 19% देने वाला है उनके पास लेके जाते हैं, उनका लोन सैंक्शन कर लेते हैं, और वो लोन सिर्फ 9.6% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18 से 19% गिर जाता है। लेकिन मार्जिन मनी लोन 19% चाहिए तो आप 9.6% फ्लैट भरिए। यदि आपको लगता है मार्जिन मनी लोन नहीं चाहिए, आप मत लीजिए। यदि आपका आरडी में बहुत सारा जमा हो गया, देखिए 10 लाख का फ्लैट है, 2 लाख देना है, तो आपको 2 लाख लोन लेना है दे दो, नहीं लेना है तो आप 1 लाख ले लो, 50,000 ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। जहां आप लोगे तो आपको 9.6% से इंटरेस्ट के साथ ईएमआई भरना है, जिसका ईएमआई सिर्फ 2 साल भरना है। कितना साल? 2 साल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। आज आपने लोन लिया 19%, अगला 2 साल में आप उसको रीपेमेंट करिए। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड 19% लोन का रीपेमेंट होगा एट 9.6%। और फिर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जो भी सर्विस चार्ज है वो आपको भरना है। और उसके बाद आपको 80% जो लोन है वो आपको HDFC, LIC या GIC या स्वागत हाउसिंग फाइनेंस वो करके देगा। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो 80% का जो पेमेंट है वो आपको जब तक पोजीशन नहीं मिलता है तब तक आपको भरना नहीं। सिर्फ 19% जो लोन है उसका इंस्टॉलमेंट 2 साल में भरना है। का जो लोन आपको देगा, आपके फ्लैट के ऊपर दिया जाएगा, उसका इंटरेस्ट, EMI सब कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भरेगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का ये काम है कि वो जो अनुदान है 80% लोन का 2 साल का अनुदान फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट वो भरेगा, ताकि आप 19% के ऊपर इंटरेस्ट भरोगे और 80% के ऊपर इंटरेस्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भरेगा। उसके बाद आपको डेवलपर अलॉटमेंट लेटर देगा, उसके बाद आपका मार्जिन मनी लोन का एग्रीमेंट होगा, उसके बाद मॉर्गेज डीड रजिस्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका एग्रीमेंट हो गया, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर हो गया, 1% आपने भरा, 19% लोन आया, 20% हो गया, मोफा के हिसाब से 20% भरने के बाद एग्रीमेंट होगा, स्टैम्प ड्यूटी होगा, आपका फ्लैट आपका नाम से हो गया, और 19% के ऊपर ही आपको पैसा भरना है। उसके बाद जब भी आप चाहिए उसको रजिस्टर करिए। फिर HDFC, LIC हाउसिंग आप जाके 80% लोन लीजिए, उसका इंटरेस्ट देखिए, पे द एप्लीकेबल सर्विस चार्जेस जो भी होम लोन का है, और 80% ऑफ द कॉस्ट टू बी रीपेड आफ्टर रिसीविंग द पोजीशन। 2 साल के बाद, अभी करजत का प्रोजेक्ट आपको जनवरी 2017 को पोजीशन मिलने वाला है, 2 साल के बाद। उसके बाद आपको EMI भरना है, तब तक आपका 80% का जो लोन का इंटरेस्ट है वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भरेगा। उसके बाद जो भी सर्विस चार्ज है, आपको सिर्फ 2% सर्विस चार्ज हमारा ऑर्गेनाइजेशन को देना है। वो 2% क्यों देते हैं? क्योंकि जिनको भी होम लोन कंसल्टेंट करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको हम 0.5% देते हैं। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को 1% देते हैं, और आधा टका जो है हम हमारा ऑफिस का खर्चे के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे 2% चेक से ही व्यवहार होगा। और वो कब लेंगे? जब आपके नाम का एग्रीमेंट बनेगा, 19% लोन, 80% लोन आपके नाम से सैंक्शन होगा, तब तक हम कोई पैसा नहीं लेते। आपको सर्विस देने के बाद हम सर्विस चार्ज लेंगे। इस तरह का चेक से व्यवहार होगा, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और जब भी बेचना है तो आपको बेच सकते हो, लेकिन जब भी बेचेंगे तभी आपको 2% हमें देना है। और हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। कॉन्सेप्ट ये है, आओ प्रॉपर्टी एक्सचेंज होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, आपका लेना, बेचना, भाड़े में देना, सब कुछ आओ प्रॉपर्टी एक्सचेंज के थ्रू ही होगा। प्रॉपर्टी एक्सचेंज के थ्रू इसके लिए होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। यदि 2 रुपये का शेयर और इतना लाखों कंपनी का, करोड़ों कंपनी का थ्रू आउट वर्ल्ड एक एक्सचेंज से हो सकता है, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, आओ मेंबर का प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन क्यों अपना वेबसाइट में नहीं हो सकता है? ये 10 साल पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बताया, इंडिया को बताया कि आप प्रॉपर्टी एक्सचेंज करो, जैसा स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही करो। लेकिन वो बोलते हैं कि ये ब्लैक है, वो है, ये है, वो है, दुनिया का सब कुछ, लेकिन करना है, इच्छा शक्ति नहीं है। तो हमने बोला कि लेट अस प्रूव अवरसेल्फ। हमने एक कदम उठाया कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर्टी एक्सचेंज के थ्रू ही होगा, आओ का प्रॉपर्टी एक्सचेंज। और उसके बाद
गवर्नमेंट का जो ड्यूटी है वो आपको भरना है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 12% तक आता है, वो आपको भरना है। जैसे स्टैम्प ड्यूटी 5%, रजिस्ट्रेशन 1%, फिर स्कैनिंग एंड लीगल फीस 1%, देन लोकल बॉडी टैक्स 1%, 8% हो गया। 3% आपको ये भरना है सर्विस टैक्स, तो 11% हो गया। 1% आपको एमवेट भरना है। इस तरह से 12% जो गवर्नमेंट को भरना है वो आपको भरना है। मैंने कल प्रकाश भाई मेहता को ये रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, ये अफोर्डेबल घर जो 300-500 के नीचे है उनको कम से कम ये 12% आप छूट दे दो। जब देंगे तब देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम रुकेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने काम चालू किया। मार्जिन मनी के ऊपर आपको 9.6% देना है। जो EMI 80% लोन है उसका इंटरेस्ट भी पहला 3 साल 9.6% होगा। जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजेंसी पहला 2 साल भरेगा, तीसरा साल आपको भरना है जब ताबा मिलेगा, और चौथा साल के बाद आपको उसके ऊपर 15% ब्याज लगाएंगे हम। आप बोलेंगे 15% क्यों? हम आप हमारे साथ नाइंसाफ कर रहे हैं? नहीं, हम नाइंसाफ नहीं करना चाहते। आपका घर हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, आपका घर आपको मिल गया, अभी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब अभी आप बैलेंस ट्रांसफर ले लो, दूसरा बैंक में जाओ, दूसरा बैंक में जाके कर्जा ले, हमारा पैसा हमें वापस दो, ताकि मैं 9.6% में दूसरा मेंबर को दे पाऊँ। तो ये यदि आप लगते हैं नहीं हमको आपके साथ ही रहना है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ ही रहना है, तो फिर आपको 15% देना होगा। तो इसके लिए ताबा मिलने का 1 साल आपको 9.6% से ही कर्जा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। यदि आप उस टाइम में दूसरा बैंक में भी ट्रांसफर करके लेना चाहते हो आप करिए, नो प्रीपेमेंट चार्जेस। तो इस तरह का अनुदान हम कर रहे हैं। और हम ये क्यों किया? क्योंकि मेरा 25 साल का अनुभव ये बता रहा है बिल्डर का मनमानी बहुत हो गया। ऐसा मतलब ये नहीं कि हर बिल्डर चोर है, लेकिन जो कम्युनिटी हम जब बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग जब गलत करते हैं, कंज्यूमर के ऊपर कोई गलत कदम होता है तो हमें ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसके लिए हमने क्या किया, इवन 19 अप्रैल 2012, this was the day of Dr. Shekhawat's birthday. I had an invitation and I had booked about a month back with my family and another 40 delegates to go and celebrate his birthday at Rashtrapati Bhavan. Believe me, because I had to go to Azad Maidan, we cancelled to and fro both tickets. बोला राष्ट्रपति भवन में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मैं एक्टिविस्ट हूँ, यदि मैं इतना अभ्यास किया है, इस लॉ का अभ्यास किया है, हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट आ रहा है, तो ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति उधर रहेगी, यदि है तो हम जाएंगे, नहीं होता है तो बाद में जाएंगे। उसके बाद 13 जून को मुझे आमंत्रित आया, 13 जून आप आइए। तो मैं 13 जून भी नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसी दिन हमारा षणमुखानंद हॉल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बड़ा सेमिनार रखा था। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट किया 14 तारीख दो, 14th जून। देन आई वेंट 2012, आई वेंट टू राष्ट्रपति and I stayed there for 2 days with my family and I presented what is required. उसका जो लिटरेचर है जो राष्ट्रपति ने दिया है, और मैंने जिस तरह से आपको भाषण किया उसी उन्हीं को भी भाषण किया, सब सेक्रेटरी वगैरह बिठा के, उसका भी एक लेटर हमने, आप देख सकते हैं, हमारा मासिक में दिया है। तो उस टाइम में मैंने बोला कि स्वच्छ भारत तो नरेंद्र मोदी अभी बता रहे हैं, उस टाइम में मैंने उनको बताया कि मुझे हर लोकेलिटी में लोकेलिटी मैनेजमेंट सिस्टम लाना है। लोकेलिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या है? सोसाइटी के अंदर आप साफ सफाई करते हो, कंपाउंड के बाहर कौन साफ सफाई करेगा? 100 सोसाइटी 200 सोसाइटी का एक लोकेलिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, जिससे हमारा एसोसिएशन काम करेगा और मुफ्त में काम करेगा। हम आपका घर का डस्ट हम लेके जाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, जिससे पैसा जो आएगा वो हमारा कर्मचारी को हम पैसा देंगे। ऐसा लोकेलिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी 21 जनवरी 2015 को हमने बांद्रा हिंदू एसोसिएशन के बच्चे के साथ शुरुआत किया है। तो इस तरह से हम ये देखा बिल्डर लोग मनमानी कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, और लोग बिल्डर के पास घर लेने को डरते हैं और कर्जा उनको नहीं मिलता है। इसके लिए हमने ये कदम उठाया और मुझे आशा है आप इसको